हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं दिनेश कुमार सैनी आपके सामने आज टॉपिक लेके आया हूँ वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा आज? वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और वैद्युत फ्लक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, यानी हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं होती है कि वह काल्पनिक पथ या काल्पनिक वक्र जो क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, वैद्युत क्षेत्र के पथ को बताता है, यानी वैद्युत क्षेत्र के को क्या करता है, दर्शाता है। या फिर किसी भी एकांक धनावेश का वह मुक्त पथ, यानी जिस पथ पे एकांक धनावेश फ्रीली क्या होगा, चलेगा, फ्रीली क्या होगा, चलेगा उस पे, यानी मूव करेगा, उस पथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत बल रेखा बोलते हैं। यानी उस पथ को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखा बोलेंगे। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है बेटा, वह काल्पनिक वक्र जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है, दर्शाता है, उसे ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहो आप तो क्या दे सकते हो, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो एकांक धनावेश के मुक्त पथ को दर्शाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। क्लियर है बेटा ये चीज कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, कि एकांक धनावेश के मुक्त पथ को, यानी जो काल्पनिक वक्र बनाएगा, एकांक धनावेश जिस पथ पर चलेगा और जो काल्पनिक वक्र बनाएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखा बोलेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज, आ गया समझ में। तो इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की। तो इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथ के साथ। गुणधर्म, किसके गुणधर्म बेटा, वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म है। पहला गुणधर्म क्या है इसका, कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखा के वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कोई भी खींची गई स्पर्श रेखा होगी ना, वो किसको बताएगी, खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। कैसे, मान लो ये वैद्युत बल रेखा है आपके पास, इसके ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं इस पे क्या खींचता हूं, स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो वो स्पर्श रेखा किसको बताएगी, वैद्युत, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्लियर है बेटा ये चीज। तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट गुणधर्म क्या हो गया, कि जो वैद्युत बल रेखा के ऊपर जो भी बिंदु पे, जिस भी बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे, वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पे क्या बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। क्लियर है बेटा ये चीज, आ गया समझ में। तो पहला गुणधर्म आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। सेकंड गुणधर्म क्या है इसका, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। कैसे, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करेगी, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं। कैसे बेटा, देखो, एक वैद्युत बल रेखा ये हो गई, एक वैद्युत बल रेखा ये हो गई, ये कटान बिंदु हो गया इसका। कौन सा बिंदु हो गया, कटान बिंदु, ठीक है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची, इधर ये बिंदु ए हो गया, ठीक है। और इस पे ए
ये वैद्युत क्षेत्र इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो क्या पॉसिबल है एक ही दिशा में क्या वैद्युत क्षेत्र की एक ही पॉइंट पे दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं पॉसिबल है? नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि कटान बिंदु पे क्या खींची जा सकती है, दो क्षेत्र बताएगी वैद्युत क्षेत्र के दो वैद्युत क्षेत्र बताएगी उस कटान बिंदु पे, जो कि क्या नहीं है बेटा, संभव नहीं है। क्लियर है बेटा ये चीज? तो सेकंड नियम भी आपको, सेकंड गुणधर्म भी आपको समझ में आ गया। थर्ड क्या है इसका? थर्ड ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से स्टार्ट होती है और किस पे खत्म हो जाती है, ऋणावेश पे खत्म हो जाती है। कैसे? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं बंद पथ नहीं बनाती है। कैसे? यानी धनावेश से क्या होगी बेटा, स्टार्ट होगी और किस पे खत्म हो जाएगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। किस पे खत्म हो जाएगी, ऋणावेश पे खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो गई ऋणावेश पे, ठीक है। यानी धनावेश से स्टार्ट होगी, किस पे खत्म हो जाएगी, ऋणावेश पे। अब बंद पथ कैसे नहीं बनाती? बंद पथ का मतलब कि ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, बी पॉइंट पे गई और बी पॉइंट से वापस किस पे आ गई, ए पॉइंट पे। तो ये तो क्या होता है, बंद पथ होता है। यानी पूरा कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करे, वक्र पूरा बनाए, ठीक है, पूरा कंप्लीट साइकिल पूरा करे। तो यहाँ पे पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कहां से स्टार्ट हुई है, प्लस से स्टार्ट हो रही है और माइनस पे खत्म हो रही है। क्लियर है बेटा ये चीज कि जो वैद्युत बल रेखाएं वो कहां से स्टार्ट होगी, धनावेश से स्टार्ट होगी और ऋणावेश पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये चीज, आगे समझ में। चलो फोर्थ है इसका, फोर्थ गुणधर्म क्या है बेटा कि जो चालक होता है, जो कोई भी चालक होगा, कोई चालक वस्तु होगी, उसके लिए चालक वस्तु के लिए, यानी कोई भी चालक वस्तु है उसके लिए वैद्युत बल रेखाएं उस पे क्या होती है, लंबवत टकराती है, लंबवत उससे निकलती है या लंबवत उसके ऊपर आपतित होती है। ठीक है, कैसे? चालक वस्तु के लिए वैद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ के लंबवत निकलती है। कैसे बेटा? मान लो ये धनावेश वाली कोई परत है, ठीक है। अब मान लो ये धनावेश वाली परत है, ये ऋणावेश वाला ये कोई गोला है, ठीक है, ऋणावेश जिसपे, ठीक है। तो धनावेश से जो कहां से निकलेगी, धनावेश से निकलेगी और कहां पे जाएगी, यानी हमेशा क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। और इस पे जब आपतित होगी तो भी क्या होगी, 90 डिग्री पे ही आपतित होगी। यानी अगर गोला हो तो भी उस पे क्या होगी, 90 डिग्री पे ही आपतित होगी। यानी अंदर की तरफ मिलाओ इसे तो ये देखो केंद्र से निकलती है, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहां से ये क्या होगी बेटा, 90 डिग्री पे ही। क्लियर है? ये आ गया बेटा समझ में। यानी लंबवत क्या होती है, चालक पृष्ठ से निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई माना जाता है कि वो चालक के पृष्ठ से लंबवत ही निकलती है और लंबवत ही उसके अंदर जाती है। क्लियर बेटा ये चीज? चलो फिर उसके बाद में बात करता हूँ, ये तो चालक के लिए बात होगी। और चालक के अंदर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो दर्शाई नहीं जाती। चालक के अंदर लिख देता हूँ, चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं दर्शाई नहीं जाती। चालक के पृष्ठ के अंदर
वैद्युत बल रेखाएं नहीं दर्शाई जाती। क्लियर है ये चीज? आ गया समझ में कि चालक के अंदर, मान लो ये कोई चालक है, ठीक है, तो चालक के अंदर नहीं दर्शाई जाएगी वैद्युत बल रेखाएं, ऐसे ही दर्शाई जाएगी, इसके अंदर ऐसे दर्शाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं नहीं दर्शाई जाती है। क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये हो गया हमारे पास गुणधर्म। फिर इसके बाद है नेक्स्ट गुणधर्म इसका। अगर धनावेश की बात करूं तो धनावेश के लिए वो त्रिज्य ही, यानी त्रिज्या जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या होगी, बाहर की ओर गति करती हुई दिखाई जाएगी, ठीक है। धनावेश के कारण क्या होती है, बाहर त्रिज्यी बाहर की ओर, और ऋणावेश के लिए हो जाएगी बेटा अंदर की ओर। ये अंदर की ओर अंदर की, यानी यहाँ प्लस के लिए बाहर जब निकलेगी तो कितने डिग्री पे निकलेगी, 90 डिग्री पे, और अंदर भी जाएगी तो कितने डिग्री पे जाएगी बेटा, 90 डिग्री पे ही अंदर क्या होगी, पास होगी अंदर की तरफ, यानी माइनस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे ही आपकी होगी। क्लियर है बेटा ये चीज? आ गया समझ में? तो ये हो गए हमारे पास वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की बात कर रहे थे, जो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में बात करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, उस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, एक चालक गोला विद्युत क्षेत्र में रखा जाए। एक चालक गोला, क्वेश्चन है आपके पास, एक चालक गोला वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए। वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है बेटा, रखा जाए, तो कौन सी विद्युत बल रेखा सही प्रदर्शित होगी। तो बेटा आपको एक गोला दे रखा है, ठीक है, इसमें बता रखा है, ये वाला कोई डायग्राम दे रखा है, कुछ एक ऐसे दे रखा है, इसको एक नाम दे दिया, इसको दो नाम दे दिया, और इसको तीन नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में तीन केसेस दे रखे हैं आपको, कि आपको तीन वैद्युत बल रेखाएं दर्शाई रखी है, ठीक है। क्या क्या दर्शा रखी है, पहली वाली तो ये दर्शा रखी है, दूसरी वाली ये दर्शा रखी है, और तीसरी वाली ये दर्शा रखी है। तो ये पूछा है कि कौन सी सही है इसमें से वैद्युत बल रेखा। तो पहले वाली की मैं बात करता हूँ, तो पहले वाली क्या हो रही है, त्रिज्या जा रही है क्या, अंदर से नहीं जा रही, तो पहले वाली तो कैंसिल। दूसरी वाली क्या हो रही है, ये कोई चालक गोला है, तो मैंने अभी अभी बताया था, एक गुणधर्म बताया था कि चालक के अंदर हम क्या नहीं दर्शाते, वैद्युत बल रेखाओं को नहीं दर्शाते, तो दूसरी वाली भी कैंसिल। अब ये कैसे जा रही है, 90 डिग्री पे इसके अंदर एंटर हो रही है, तो 90 डिग्री से ही क्या हो रही है, बाहर निकल रही, तो तीसरी वाली इसके लिए क्या होगा, थर्ड वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वैद्युत बल रेखा क्या होगी, सही प्रदर्शित की जाएगी, सही वैद्युत बल रेखा होगी। क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये हो गए हमारे पास बल रेखाओं के क्वेश्चन की भी मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स, तो बेटा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है बेटा फ्लो करना, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो करना। अब किसका फ्लो होता है, वैद्युत बल रेखाओं का फ्लो, वैद्युत बल रेखाओं का फ्लो। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी वैद्युत फ्लक्स की, किसी वैद्युत क्षेत्र में
रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी उस पृष्ठ से संबंध क्या कहते हैं हम बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है बेटा ये चीज? तो वैद्युत फ्लक्स आपको आ गया समझ में? क्या बात कर रहा था बेटा मैं कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसके अंदर कोई लंबवत पृष्ठ रख दिया। मान लो ये कोई पृष्ठ है आपके पास, ये कोई पृष्ठ रख दिया। अब इसके लंबवत ऐसे ही निकले, इस पृष्ठ के लंबवत तो कुछ ऐसे ही होती है बेटा। तो लंबवत ये हो गई हमारे पास वैद्युत बल रेखा। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये क्या होगी? वैद्युत बल रेखाएं, जो कि किसको बताती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। कौन? वैद्युत बल रेखाएं। क्लियर है बेटा ये चीज? तो वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो करना, यानी वैद्युत बल रेखाओं का किसी भी लंबवत पृष्ठ से गुजरना। किसी भी लंबवत पृष्ठ, मान लो कोई ये पृष्ठ है मेरे पास, इस पृष्ठ से लंबवत गुजर रही है। लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ही क्या होगी? एंटर होगी, और इससे क्या हो रही है? गुजर रही है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी उस पृष्ठ से संबंध क्या कहते हैं हम? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है बेटा ये चीज? आ गया समझ में? चलो अब हम आगे बात करते हैं। मान लो इसी से रिलेटेड है, इसी से क्या रिलेटेड है? मान लो कोई आपके पास, ये आपके पास क्या रखा हुआ है? कोई पृष्ठ रखा हुआ है। इसका क्षेत्र सदिश हमेशा क्या होगा? एक चीज याद रखना बेटा, जो क्षेत्र सदिश होता है, क्षेत्र सदिश, वो अपनी सतह पे क्या होता है बेटा? मान लो ये कोई सतह है इसकी, इस सतह के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। हमेशा क्या होता है बेटा? ये लंबवत होता है। यानी अपनी सतह के क्या होती है? इसकी जो डायरेक्शन होती है, इस सदिश की जो डायरेक्शन होती है, अपनी सतह के लंबवत। मान लो ये कोई सतह है, इस सतह के लंबवत ये रख दिया मैंने, तो ये सतह की जो लंबवत बताएगा वो क्षेत्र सदिश को बताएगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो ये क्या होगा? लंबवत ही नीचे गिरेगा। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी क्षेत्र सदिश की, वो लंबवत होगी हमेशा इस पृष्ठ की। क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये क्षेत्र सदिश की बात होगी। अब इस क्षेत्र सदिश के साथ कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे कोई वैद्युत बल रेखा गुजर रही है। कोई वैद्युत बल रेखा क्या हो रही है? गुजर रही है। ठीक है, किसके साथ? क्षेत्र सदिश के साथ। कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए। यहां पे मैंने कोई अल्पांश मान लिया। क्या मान लिया? अल्पांश डी। क्या अल्पांश मान लिया बेटा? डीए मान लिया। ठीक है, अल्पांश डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स। अब डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, तो वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? फाई से। तो अल्पांश के लिए बात करूंगा तो अल्पांश ही वैद्युत फ्लक्स होगा। कौन सा होगा? अल्पांश वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स को डिनोट करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो डी फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां पे इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है। अब इसके ये जो डीए है वो ई के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर थीटा के साथ बात करें तो इसके दो घटक होंगे। एक तो होगा इसका थीटा के साथ बना है वो घटक, और एक ये जो थीटा के साथ नहीं बना है वो घटक। तो एक तो होता है डीए साइन थीटा और एक होगा डीए कोस थीटा। अब लेंगे कौन सा?
लेंगे हम उसी का जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है। क्लियर? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन सा घटक काम में आ रहा है? डीए cos थीटा। तो हमारे पास ई डॉट ई का गुणनफल गुना डीए cos थीटा। ठीक है, तो इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो डी, ये इसका सदिश रूप है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन और देना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वैद्युत फ्लक्स की अगर यहां मैं बात कर रहा हूं तो इसकी अगर और डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या होगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें बेटा? वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसके अंदर बेटा? वैद्युत क्षेत्र में स्थिर पृष्ठ से, स्थिर पृष्ठ से, अब ये कोई स्थिर पृष्ठ ही है आपके पास। ठीक है, इस स्थिर पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा, निर्गत, स्थिर पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। अब बेटा निर्गत फ्लक्स ये भी समझाऊंगा कि निर्गत फ्लक्स क्या होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। निर्गत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा, अब वैद्युत क्षेत्र सदिश ले लिया मैंने, यानी वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? ये रहा मेरे पास वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा सदिश क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल सदिश, सदिश के गुणनफल के, यानी वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। लिख लीजिए बेटा जल्दी से, यानी ई और डीए का क्या हो रहा है बेटा? अदिश गुणनफल, या फिर मैं बात करूं इन दोनों का क्या हो रहा है? गुणनफल कर दिया जाए। डॉट किसको बताता है? अदिश गुणनफल को बताता है। इसलिए यहाँ पे देखो ये है डीए cos थीटा, यानी इस डीए के मैंने क्या कर लिए? कंपोनेंट निकाल लिए। एक कंपोनेंट आ गया डीए cos थीटा, एक कंपोनेंट आ गया डीए sin थीटा। ये तो काम आएगा नहीं क्योंकि ये क्या है? इसके अपोजिट। अब काम कौन सी आ रही है? वैद्युत बल रेखा इधर से तो निकल रही है। ठीक है, तो इधर से निकल रही है, तो ये जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? कौन से जो क्षेत्रफल सदिश से है, क्षेत्रफल सदिश के जो कंपोनेंट है वो कौन सा काम में आएगा? डीए cos थीटा, जो कि इसमें। क्लियर? तो वो ले लिए। ये अल्पांश के लिए आएगा। अगर मान लो संपूर्ण पृष्ठ के लिए पूछा जाए, इस कंप्लीट पृष्ठ के लिए पूछा जाए तो क्या होगा? तो देखो ये लिख लिया होगा आपने। संपूर्ण पृष्ठ की मैं बात करता हूं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए फाई का मान कितना होगा? इसका क्या कर दो? समाकलन कर दो, तो ये आ जाएगा डी ई डी, कोई दिक्कत बेटा? यहाँ पे ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ गया बेटा, समझ? ठीक है, तो ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये हो गया अल्पांश पृष्ठ के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था निर्गत फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स का मतलब क्या होता है वो भी बात कर लेते हैं बेटा। तो बेटा इसे आ गया होगा ये समझ में आपको। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आया है? अगर मैं लिखना चाहूँ जनरल वे में तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है? पी ए, यही होता है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ए का एरिया है, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गया, और क्या होता है? ई का वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर। एक तो हो गई वोल्ट मीटर, एक हो गई न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये चीज आ गई समझ में। तो ये उसका हो गया मात्रक। अगर मैं वीमा की बात करूं तो वीमा क्या होगी बताएंगे जरा बेटा? एम एल टी ए, क्या वैल्यू आएगी? जल्दी कीजिए बेटा। m की कितनी वैल्यू आनी है? m तो होता है कितना? 1। देखो निकाल लेते हैं, फाइंड आउट ही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसकी बीमा कैसे निकालेंगे? बीमा हम निकालेंगे न्यूटन। न्यूटन की क्या होती है? m1 l1 t की पावर -1। कूलम की क्या होती है? a1 t1। और इसी मीटर की क्या होती है? l2। तो आपके पास बीमा जाएगी m1 l3 t की पावर -3 a की पावर -1। आ गया बेटा समझ में? क्लियर है बेटा? तो ये इसकी बीमा होगी। अब हम बात करते हैं निर्गत फ्लक्स की, और एक होता है निवेशी फ्लक्स। क्या होता है देखिए, बात करते हैं बेटा। निर्गत जो फ्लक्स होता है हमारे पास, निर्गत फ्लक्स क्या होता है? निर्गत का मतलब
निर्गत का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। निवेशी का मतलब प्राप्त करना, निवेश करना, यानी उसके अंदर पूंजी लगा देना। ठीक है, निर्गत का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, यानी जब बाहर निकलने की कंडीशन आती है तो बाहर कहां से निकलता है? निर्गत का मतलब क्या होगा बेटा? कि जब कोई फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा? बाहर निकल रहा है। बाहर किसके लिए निकलता था? पॉजिटिव के लिए। कहां निकलता था? पॉजिटिव के लिए। और नेगेटिव के लिए क्या होता था? अंदर की तरफ जाता था। तो जो निवेशी होता है वो तो होता है नेगेटिव। जो निवेश कर रहा है, अपनी पूंजी लगा रहा है, बाहर निकाल रहा है अपनी पूंजी, वो तो हो गया निवेशी। निवेशी फ्लक्स हो गया ये तो। और एक होता है निर्गत फ्लक्स। तो निर्गत का मतलब होता है बेटा, निर्गत का मतलब होता है कि अपनी पूंजी उसने बाहर निकाल दी। और ये क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है, पूंजी अपनी लगा रहा है, या फिर मैं बात करूं कि वो ऋण ले रहा है। ठीक है, यानी उसकी जो पूंजी है वो निवेश कर रहा है। और निर्गत का मतलब बाहर निकाल रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा है, उसको क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। और इसके बाद जो है उसको भी ये क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। तो इसके पास तो कमी हो, इसके पास क्या होगी? सॉरी, ये क्या कर रहा है? निकाल रहा है पूंजी को, और ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है पूंजी को। ठीक है, मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, तो ये 10 रुपए अपने बाहर निकाल रहा है, और ये क्या कर रहा है? उनको ग्रहण कर रहा है। तो नेगेटिव जो होगा वो हमेशा किसको बताएगा? निवेशी फ्लक्स को। और पॉजिटिव होगा वो किसको बताएगा? निर्गत फ्लक्स को। क्लियर है बेटा ये चीज? आगे समझ में? तो निर्गत और निवेशी फ्लक्स में आपको संबंध समझ में आ गया होगा कि निर्गत फ्लक्स कौन सा होता है और निवेशी फ्लक्स कौन सा होता है। क्लियर है बेटा? चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके केसेस के बारे में बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा फाई इक्वल्स टू ई डी ए कोस थीटा की बात करता हूं, या ई ए कोस थीटा ही लिख लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री। थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब ये कोई पृष्ठ है आपके पास। ठीक है, इस पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र भी इधर। ठीक है, और ए भी इधर। ठीक है, ठीक। तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश दोनों एक ही दिशा में हो तो क्या होगा? थीटा 0। तो फाई का मान कितना आएगा? ई ए। अब जो ई ए आया है वो किसके के लिए आया है? मैक्सिमम के लिए। किसके लिए आया है? अधिकतम के लिए। यानी यहाँ पे फाई का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। सेकंड केस की मैं बात करता हूँ। मान लो ये आपके पास कोई पृष्ठ है, वैद्युत बल रेखा है इधर। ठीक है, और क्षेत्र सदिश ऐसे, दोनों के बीच में कितने डिग्री का बन रहा है? ये तो हो गया ए, और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो बेटा फाई का मान कितना होगा? 0 डिग्री। फाई का मान कितना आएगा? 0 डिग्री। यानी दोनों अगर एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो ऐसे, तो उनके बीच में फाई का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। मान लो थर्ड कंडीशन लेता हूं। थर्ड कंडीशन में क्या हो कि 180 है दोनों, मान लो ये इधर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ई ए कोस 180। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1। तो फाई इक्वल्स टू माना जाएगा -e। क्लियर है बेटा? ये न्यूनतम मान हो गया इसका। आ गया बेटा समझ में? तो ये हो गया हमारे पास वैद्युत फ्लक्स के कुछ केसेस थे, उनकी बात कर ली। अब एक हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए वैद्युत फ्लक्स। तो क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम इसके वैद्युत फ्लक्स के। तो बेटा इसके क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सतह समरूप वैद्युत क्षेत्र, यानी कोई भी समरूप वैद्युत क्षेत्र है उसके लिए बात कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र E = 4I कैप प्लस 5J कैप वोल्ट पर मीटर में YZ तल में रखी है, तो
सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। कैसे? पहले तो सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप? कौन कौन से एक्स में बता रहा है बेटा? वाई और जेड एक्स में। तो एक्स और वाई और जेड, इसमें क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई। मान लो ये वस्तु रख दी मैं। क्या रख दी बेटा? वस्तु रख दी। ठीक है, ये वस्तु रख दी। क्लियर? और वैद्युत क्षेत्र क्या है? आई और जेड है, तो इधर की तरफ कुछ हो। ठीक है, और क्षेत्र सदिश किधर होगा इसका? क्षेत्र सदिश भी किधर होगा? इधर ही होगा। ठीक है, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो फाई इक्वल्स टू, यानी क्षेत्र सदिश होगा हमारे पास क्षेत्र सदिश। अब क्षेत्र सदिश दे कितना रखा है हमें, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। तो क्षेत्र सदिश यानी ये कितना, सतह कितनी बता रहा है? क्षेत्रफल की सतह समरूप, यानी ये दे रखी है आपको 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्र सदिश यानी ये हो गया a = 10 आई कैप मीटर स्क्वायर। यानी ये क्या होगा? एक्स एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि लंबवती तो लोगे आप, ये वाई जेड में है, तो वाई जेड में तो ये क्या होगा? ऐसे ही तो रखा होगा, और ये ऐसे ही तो रखा जाएगा। और क्षेत्र सदिश किधर होगा? लंबवती होगा पृष्ठ पे। तो कितना आ गया? 10 आई कैप। और ई दे रखा है आपको कितना? 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप वॉट पर मीटर। अब फाई की मैं बात करता हूं, तो ई ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ई ए। क्लियर बेटा? अगर आप यहाँ पे कोस 0 लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे ऐसे कर लो बेटा, 0 मत लगाइए आप, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो ई डॉट ई, तो ई की वैल्यू है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और ए की वैल्यू है 10 आई कैप। तो बेटा आई से आई तो क्या हो जाएगा? मैंने आप 11th में भी पढ़ा होगा आपने कि आई और आई क्या होते हैं? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1, तो कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, और जे का कितना हो जाएगा? 0, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 वोल्ट मीटर। क्लियर है बेटा ये चीज? यानी 40 वोल्ट मीटर क्या हो गई? फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास। आ गया समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसे लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका कि एक सिलेंडर है, मान लो कोई सिलेंडर है, बता दो बेटा। चलो, क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का बेलनाकार कोस समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा गया है। अब इस प्रकार रखा गया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के अनुदिश है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है बेटा? बेलन के अनुदिश है। बेलन जिस दिशा में है, बेलन जैसे रखा है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी एक दूसरे के क्या है? अनुदिश है। बेलनाकार कोस से संबंधित कुल फ्लक्स ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो आंसर की बात करता हूं, तो ये बेलनाकार क्या हो गया आपके पास? पृष्ठ हो गया। अब जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है? इसके अनुदिश रखा हो। ठीक है, इसकी दो सतह होगी, एक सतह ये होगी, एक सतह ये होगी। इस पे मान लो ये सतह ले लिया आपने, और एक सतह ये ले ली। इसको बोल दिया मैंने S1 और इसको बोल दिया S2। ठीक है बेटा, तो मैं बात करूं वैद्युत क्षेत्र तो इधर। अब यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूं?
क्षेत्रफल सदिश की बात करूँ तो क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लिए किधर होगा, लंबवत इधर की तरफ, ठीक है। तो कितना होगा, ए मान लो इस वाली सतह पे वैद्युत क्षेत्र तो इधर है ही आपके पास, लेकिन इस सतह के लंबवत वैद्युत क्षेत्र सदिश किधर होगा, अपोजिट होगा, इसका अपोजिट इधर होगा, ठीक, क्लियर। तो मैं बात करता हूँ फाई टोटल की, तो फाई टोटल कैसे आएगा, फाई पहले तो इसके लिए आएगा फिर इसके लिए आएगा, तो ये आ जाएगा फाई ई ए S1 सरफेस के लिए प्लस S2, क्लियर। तो S1 सरफेस के लिए तो ये हो गया, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है बेटा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों पे देखो, एक पे तो 180 बन रहा है और एक पे कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो वैल्यू पहले तो इसको क्या करो सिंपल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ना, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्या होगा, तो फाई टोटल आ जाएगा बेटा आपके पास S1 E A cos कितना, cos कितना ले रहे हो आप 0 डिग्री प्लस S2 E A cos 180 डिग्री, 180 की वैल्यू कितनी -1 और इसकी वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया, E तो बाहर आ गया और ये आ गया A S1 माइनस E S2 A, क्लियर है बेटा चीज। और ये जो है आपके पास जहां S1A इक्वल है S2 जो कि क्या है, किसका क्षेत्रफल है, इसी का, इसका क्षेत्रफल ही तो है इस वाले का, कितना होगा इसका क्षेत्रफल बताएंगे जरा। अगर मैं इसको मान लेता हूं, माना जहां माना इसको मान लिया S, टोटल मान लिया इसको S, तो ये क्या हो गया ES माइनस ES कितना, यानी इस सिलेंडर के लिए अगर मैं बात करूं वैद्युत फ्लक्स की तो कितना होता है 0 होता है, क्लियर है बेटा ये चीज, आगे समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसके क्षेत्रफल की भी मैं बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर लोगे और इसका भी कितना लोगे पाई आर स्क्वायर, अगर यहाँ पे आप क्या लेते हो पाई आर स्क्वायर लेते हो, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों का सेम ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी E पाई आर स्क्वायर माइनस E पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस सिलेंडर के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है बेटा ये चीज, आ गया समझ में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि मान लो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 सतह दे रखी है आपको, एक सतह ये दे रखी है जिसकी त्रिज्या कितनी है r है, और एक सतह ये दे रखी है जिसकी त्रिज्या कितनी है r है, यह वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही है, ठीक है। और एक क्षेत्र ले रखा है आपके पास कुछ ऐसे ले रखा है, ठीक है, जिसके अंदर मैं मान लिया कि आयताकार पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है, इसकी लंबाई L है और त्रिज्या स्मॉल है, ये दे रखा है। अब इससे पूछ रहा है कि निर्गत फ्लक्स क्या पूछ रहा है, निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो, तो बेटा निर्गत फ्लक्स क्या होगा, इसके लिए मैं बात करता हूं, तो निर्गत फ्लक्स इसका क्या होगा, इसका निर्गत फ्लक्स F निर्गत फाई निर्गत इसको, अब इसके अंदर से पास हो रही है, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो निर्गत फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाना है, क्या होगा बेटा निर्गत फ्लक्स, अब देखो क्षेत्रफल सदिश तो क्या होगा इधर की तरफ ही होगा, तो थीटा यहाँ पे कितना लेके होगी 0, यहाँ पे भी थीटा कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा कितना होगा 0 डिग्री, यानी निर्गत फ्लक्स के लिए जो थीटा होगा वो क्या होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे निर्गत फ्लक्स E A cos 0 की वैल्यू 1, A की वैल्यू कितनी होगी, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E पाई आर स्क्वायर, ये आ गया इसका निर्गत फ्लक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो फाई निर्गत की बात करता हूं, तो फाई निर्गत कितना आ जाएगा
ई ए कॉस 0, cos 0 की वैल्यू 1, ई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो पाई ई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये फाइन निर्गत आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया इस वाले सर्किल के लिए और एक ये आ गया निर्गत इस वाले सर्किल के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो फाई निर्गत, तो इसके लिए फाई निर्गत कितना होगा, E मल्टीप्लाई इसका एरिया कितना हो जाएगा, थीटा तो वही 0 होना है तो 1 रहनी है उसकी वैल्यू, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 2 पाई r है, तो ये हो जाएगा T2 E पाई r। आ गया बेटा समझ में, तो ये इसका क्षेत्रफल हो और सॉरी निर्गत फ्लक्स हो गया। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए फ्लक्स से रिलेटेड। अब इसके बाद हम बात करेंगे गाउस के नियम की, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले। गाउस का नियम, गाउस के नियम की उत्पत्ति, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है बेटा, आज के लिए आपके लिए बहुत है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।